नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा पर्व चुनाव के दौर में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। परसों पहला चुनाव होगा, यानी 19 अप्रैल को जो चुनाव आयोग ने जो तारीख तय की है, कल परसों पहली वोटिंग होगी। इस मुद्दे पर कि भारतीय राजनीति में चुनाव को लेकर क्या उत्साह है, क्या मुद्दे हैं, बहुत ज़्यादा वर्तमान समय में चर्चा में नहीं है। एक ही चीज़ चर्चा में है, जहां विपक्ष चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हराना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि विपक्ष सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रही है, जीतने के लिए नहीं चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब है कि विपक्ष ने पहले ही हार मान ली है। बहरहाल हम अगर आपके शब्दों में कहें तो हम जनता के मुद्दों पर बात करने आपके साथ आए हैं, और हमारे साथ इस मुद्दे पर प्रकाश डालेंगे पंकज कुमार, जिन्हें सोशल मीडिया पर पंकज चौरसिया के नाम से सभी लोग जानते हैं और बहुत ही लोकप्रिय हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में। धीरे धीरे हम पंकज जी से बात करते चलेंगे, इन्होंने क्या क्या शिक्षा हासिल की है और इतने बड़े मुकाम तक कि बहुत ही कम समय में एक युवा आलोचक और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो पंकज चौरसिया ने अपनी छवि बनाई है, वो उसकी पृष्ठभूमि में इनकी कैसी शिक्षा रही है, अनुभव रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इनसे पहला सवाल हम पूछते हैं कि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपका सरकारी नाम पंकज कुमार है, जैसा कि आपने बताया है। पंकज चौरसिया आपने सोशल मीडिया अकाउंट में क्यों बनाया? ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है मेरे लिए। पहले मैं शुरू से, मतलब जब मैं महाराष्ट्र नहीं गया था, उससे पहले मेरे जो सोशल मीडिया पर मेरा नाम था, स्पेशली फेसबुक पर, वो पंकज लखन चौरसिया था। वो मेरे पापा का नाम राम लखन है, तो उनसे ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि वो सोशल मैन है हमारे गांव में, तो उनका नाम मैंने जोड़ लिया। धीरे धीरे मैंने लखन हटा दिया, पंकज और पंकज कर लिया। इसके बाद मैं थरूर की राइटिंग, शशि थरूर की राइटिंग पढ़ता था और वर्धा चला गया था महाराष्ट्र में मास्टर करने के लिए सोशल वर्क में। तो लोग मुझे थरूर थरूर कहना शुरू कर दिए। तो मैंने एक दिन ऐसे हंसी मजाक में, आज के 3-4 साल पहले, मैंने पंकज थरूर कर लिया। ट्विटर पे, फेसबुक पर और ट्विटर, दोनों पर, हर जगह जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे। एक ये भी था कि मैं लड़कियों के साथ ज़्यादा रहता हूँ और फ्रेंड्स हैं, और तो इस वजह से भी ये आपके मित्रों का आरोप था कि आपको भी लगता है कि आप महिलाओं के साथ उनकी कंपनी को ज़्यादा पसंद करते हैं? अब ये तो महिलाएं जाने कि वो ज़्यादा तो दोस्त नहीं है, लेकिन जो है वो ज़्यादा हमारे साथ फ्री महसूस करते हैं, या फ्रीडम उनको ज़्यादा मिलता होगा, इसलिए शायद वो पसंद करते होंगे। इसीलिए शायद आपको पंकज थरूर। हाँ, एक राइटिंग मेन मुद्दा था मेरे लिए, और लड़की सेकंड मुद्दा होगा। वाह, क्या बात है। हाँ, आप देख रहे हैं कि जितनी बेबाकी से इन्होंने कही। दरअसल ये पंकज थरूर पर सवाल कम जा रहा है, शशि थरूर पर सवाल ज़्यादा जा रहा है। आपने बीएससी एग्रीकल्चर में किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, एमए एमफिल आपने सोशल वर्क में भी किया है, आपने एमए सोशोलॉजी में भी की है, अभी आप जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में पीएचडी कर रहे हैं सोशोलॉजी में। आपकी पृष्ठभूमि में राजनीति कहाँ पे आई? किस समय आपको लगता है कि आपके भीतर गंभीरता से राजनीतिक चेतना आई, समाज को आपने राजनीतिक दृष्टि से देखना शुरू किया? अगर इस तरह से देखें तो जो राजनीतिक या पॉलिटिकल ओरिएंटेशन मेरा हुआ है, वो गांव से ही हुआ है, क्योंकि हमारे गांव में जो डोमिनेंसी है वो कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र पूरा है, और मेरे गांव में ही 450 लगभग कुर्मी है। तो जब से पंचायती राज सिस्टम आया, पंचायती राज एक्ट, तब से मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे गांव में हमेशा एक ही जात के प्रधान चुन के आते रहे, कुर्मी जात से। तो उनका असरसन भी है दूसरी जातियों के साथ, और हम लोग सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी अपने गांव में है। तो वहाँ से कई सारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हैं, इस वजह से चुनाव पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हमारा गाँव में हुआ। लेकिन हमारे गाँव में घर में ज़्यादातर लोग बिजनेस में हैं, तो ये शुरू से दबाव रहा कि तुम्हें राजनीति नहीं करना है। ये बिजनेस में है कहने का मतलब क्या सरकारी नौकरियों में भी? नहीं, ये बिजनेस जैसे किराने की दुकान है, मेडिकल स्टोर है और इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। मतलब ज़्यादातर लोग हमारे घर में, मेरे पापा 4 भाई हैं, सारे लोग किसी न किसी बिजनेस में ही हैं। तो गांव घर में यही था कि पढ़ाई लिखाई में कोई था नहीं, हम ही अकेले हैं जो यहाँ तक आए।
तो शुरू से यही मिलता रहा था कोचिंग कि नहीं नहीं तुम्हें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, और कुछ करो लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। तो लेकिन वो अंदर चेतना थी। फिर 2000 जब मैं अपना 12th कंप्लीट कर लिया, तो हमारे यहाँ को उस समय के विधायक थे, वर्तमान विधायक शमशेर बहादुर सिंह, तो वो विधायक चुन चुके थे 2012 में, और उनके आवास पे मैं BSc एग्रीकल्चर करने के लिए चला गया लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो उन्हीं के आवास पे रहता था। अब वहाँ क्या था, बहुत सारे विधायक मिलते थे, उनसे सीख रहा था सब। तो वहाँ से धीरे धीरे हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। लेकिन स्पेशली अगर मैं देखूँ कि मेरा पॉलिटिकल ओरिएंटेशन शुरू होता है 2017 से। 2014 में इलेक्शन आता है और 2017 में मैं चला जाता हूँ महाराष्ट्र अपना MA करने के लिए। वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, राजनीति, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल, ये सब। और मैं अपने जब ग्रेजुएशन में था तब मैं कई सारी मल्टीनेशनल रिसर्च कंपनी में काम कर चुका था। तो एक ग्राउंड का रियलिटी वहाँ से मुझे जानने को मिला, लेकिन उसको थ्योराइज में नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस समय थ्योरी मैंने पढ़ा नहीं था। बाद में जब मास्टर कर लिया, MPhil भी कर लिया, तो बहुत सारी चीज़ें मैं थ्योराइज करने लगा, जो प्रैक्टिकल मैंने हासिल किया था। कहने का मतलब कि आपके भीतर राजनीतिक चेतना को हवा महाराष्ट्र में जाकर मिली, उसी धरती पर जहाँ पे महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ। हाँ, ये सच है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली नॉलेज तो ग्रेजुएशन के समय ले लिया था, लेकिन थियोरेटिकली नॉलेज जो है वो मैंने महाराष्ट्र में लिया। और एक महाराष्ट्र जो भूमि है परिवर्तन की, सोशल चेंजेस की, कल्चरल, तो वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। स्पेशली अम्बेडकर को मैंने पढ़ा, फुले को पढ़ा, और उसी प्रभाव में आके मैंने बुद्धिज़्म भी वहीं पे अपने आप को बुद्धिस्ट लिखना भी शुरू कर दिया, और बुद्धिज़्म में भी चला गया। बुद्धिज़्म की तरफ भी आपका झुकाव? हाँ, महाराष्ट्र से ही। आपकी PhD टॉपिक जो है वो है उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जाति और राजनीति के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा जैसा कोई भी सामाजिक कैटेगरी भी नहीं है, पॉलिटिकल कैटेगरी भी नहीं है, तो आपने ये टॉपिक किस आधार पर लिया? ये ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि किताब में या कॉन्स्टिट्यूशनल या थ्योरी में कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़मीन पे एग्जिस्ट नहीं करता है। और नॉलेज प्रोडक्शन नाम ही इसी चीज़ का है, PhD या नॉलेज प्रोडक्शन नाम ही है कि जो चीज़ें नहीं है उसी को तो हमें लाना है बाहर, उसी को तो प्रोडक्शन करना है। तो अति पिछड़ी को जातियों का जो आप सवाल कर रहे हैं कि कैसे लिया, 2000 में जब हमारे वहाँ के CM थे राजनाथ सिंह जी, तो उन्होंने हुकुम नारायण सिंह कमेटी गठित की थी। उसमें कई सारी उन्होंने कैटेगराइजेशन किया उस हुकुम सिंह नारायण कमेटी में, और उन्होंने कहा कि जो OBC रिजर्वेशन और शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन को कैटेगराइज कर देना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे उसमें ऐसी जातियाँ बाहर निकल कर आई, 17 जातियाँ जो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड कम्युनिटी हैं, या बहुत ज़्यादा OBC के अंदर बहुत ज़्यादा पिछड़ी जाती हैं, तो उनको अति पिछड़ी जातियाँ बोला। वो कहने को 17 हैं, लेकिन अगर हम उनको एक अम्ब्रेला में लेकर आएँ तो मुश्किल से 5 जातियाँ हैं। उन्हीं पर हमारा काम है। तो ना कि अति पिछड़ा जैसा वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अति पिछड़ी जैसी फीलिंग है ज़मीन पर, तो उसी को मैं उन 17 को ही टारगेट कर रहा हूँ। आपने चूँकि अति पिछड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण आज के समय में मुद्दा बन गया है। हालांकि अभी चुनाव के पहले रोहिणी कमीशन पर लगातार बात होने लगी थी। चुनाव की घोषणा होने के बाद से रोहिणी कमीशन फिर से कहीं पीछे धकेल दिया गया है, और आपका PhD टॉपिक भी है। आप अति पिछड़ी राजनीति को गंभीरता से देखते हैं, उस पर लगातार लिख रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने से पहले, कुछ दिन पहले, पंकज जी की बहुत ही अच्छी किताब जननायक कर्पूरी ठाकुर, एक समाजशास्त्रीय प्रस्तावना, जिसे सम्यक प्रकाशन, जो कि बहुत बड़ा, कम से कम बहुजन राजनीति में जैसी महत्वपूर्ण किताबें सम्यक प्रकाशन ने छापी हैं, और वैसी किताबें जो अन्य मुख्य धारा के प्रकाशक नहीं छापते हैं, डर होता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में आपको कैसे मतलब जुड़ाव हुआ? जब मैं MPhil में था महाराष्ट्र में, तो तब से मैं थोड़ा मतलब पॉलिटिक्स पे, स्पेशली EBC पॉलिटिक्स, और उस पे लिखना शुरू कर दिया था। तब इतना थ्योराइज मेरे पास नॉलेज नहीं था, लेकिन समझ आ गई थी। तो धीरे धीरे मैंने गूगल से और इधर उधर से पढ़ना शुरू किया, और कुछ लोग से कांटेक्ट हुआ, तो वहाँ से पता चला कि जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, जो बिहार के CM रह चुके थे, और उन्होंने 1978 में मुंगेरीलाल कमीशन को लागू किया था, जो सब कैटेगराइजेशन का पार्ट था। तो वहीं से मुझे जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में पता चला। लेकिन उसके बाद मैं सोशल वर्क में था, तो मेरा मन था कि मैं सोशल वर्क में PhD ही करूं। तो मैंने इंडिजिनस सोशल वर्क नॉलेज सिस्टम पे अपना सिनॉप्सिस बनाया था, और मैंने जहाँ इंटरव्यू दिया वहाँ सेलेक्ट हो गया था। लेकिन यहाँ जामिया में मैंने 3-4 जगह अप्लाई किया था।
एक सोशियोलॉजी में और एक दलित और माइनॉरिटी स्टडी सेंटर में। तो यहाँ पे मैंने जल्दी में मैंने एक सिनॉप्सिस बनाया था अति पिछड़ी जातियों पर। तो सोशल वर्क में तो नहीं हुआ, लेकिन सोशियोलॉजी में मेरा हो गया। तो मेरा मन था कि अब जब मैं आ गया, फिर मेरे आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आ गए और बहुत सारे अखबार में आ गए, तो ये था कि मन में ये था कि कर्पूरी ठाकुर पर मैं काम करूँगा, किताब लिखूँगा, लेकिन इतनी जल्दी लिखूँगा ये मेरे दिमाग में नहीं था। तो मैं इसको 3-4 साल में करने वाला था, लेकिन एकदम से क्या हुआ ये भी मुझे नहीं पता था कि 2024 में उनका 100 बर्थ एनिवर्सरी आने वाला है। तब तक केची त्यागी से मेरी मुलाकात हुई, उनके एक दोस्त थे रमाशंकर सिंह, तो उन्होंने बोला कि अगले साल 100 बर्थ एनिवर्सरी है और तुम कर्पूरी ठाकुर पर लिखना चाह रहे थे, तो अब मौका है, तुम लिख सकते हो। तो मैं एकदम से कुछ बोल नहीं पाया कि एकदम से मेरे पास ये ऑफ़र आ गया और वो भी पैसा भी वो दे रहे हैं जो भी लगेगा पैसा। तो मैंने वो स्वीकार तो कर लिया, लेकिन बीच में ऐसा लगा कि शायद मैं इसे नहीं कर पाऊँगा। कई बार मन किया कि मैं बोल दूँ कि मुझसे नहीं होगा इतनी कम समय में, लेकिन हो गया दोस्तों के सहयोग से और काफ़ी मेहनत करना पड़ा उस बीच में। तब सारे काम मुझे रोक कर वो करना पड़ा, तो एक वो काम कर्पूरी ठाकुर का हो गया। लेकिन इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जो ज़्यादा, क्योंकि अभी एक किताब और आने वाली है इंग्लिश में पेंगुइन पब्लिकेशन संतोष सिंह की, जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। तो उसके आने के बाद मैं काम फिर से शुरू करूँगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति पर, नेता पर काम करना, महापुरुष मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सवाल ही है अगला वही पूछूंगा जो इसमें महापुरुष नहीं कहेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में जातिवाद को स्थापित किया और जातिवाद को रूढ़ बना दिया, पूरी बिहार की राजनीति को जातिवादी बना दिया। क्या कहना है आपका? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो जातिवाद का आरोप वही लगाते हैं जिनके पास प्रिविलेज है, और उस प्रिविलेज को अगर उनका प्रिविलेज टूट रहा है और दूसरी और जातियाँ हैं जो काफ़ी हज़ारों सालों से डिप्राइव्ड थी या उनका शोषण हुआ था, तो अगर वो यूनाइट हो रही हैं और गोलबंद होकर उनके खिलाफ वोट कर रही हैं या अपना रिप्रेजेंटेशन लेकर आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं कि अब हम वो जो जिनके पास प्रिविलेज है वो उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, तो क्या करते हैं हम उन पर आरोप लगा देते हैं। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि उन्होंने जातिवाद को स्थापित किया है। अगर जातिवाद को स्थापित किया तो जिस जात से कर्पूरी ठाकुर थे उस समय उनके जात के कितने विधायक और MP हुआ करते थे, आपको नहीं मिलेंगे आसानी से। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि जातिवाद को स्थापित किया है। बहुत सारे लोगों के तर्क हैं, लेकिन इसे मैं खंडित करता हूँ। कर्पूरी ठाकुर जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक बहुत ही एक ऐसा निर्णय लिया जिसने बिहार की ही नहीं पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। वो इसलिए कहूँगा देश, क्योंकि उन्होंने परिवर्तन बिहार में किया लेकिन उसकी झलक पूरे देश में दिखी। बिहार के विद्यार्थी पूरे देश में UPSC में छा गए, बहुत सारी तमाम नौकरियों में आ गए, उच्च शिक्षा में अचानक से बाढ़ आई। मैं बात कर रहा हूँ सबसे विवादित निर्णय कि कर्पूरी ठाकुर ने अंग्रेज़ी ख़त्म कर दिया बिहार में, और जिसके कारण पूरा बिहार जाहिल हो गया और अशिक्षा की चपेट में आ गया, जिससे आज भी बिहार नहीं निकल पा रहा है। क्या कहेंगे? सही सवाल है। हम आप सभी लोग JNU में बैठे हुए हैं, अगर CUET ना आया होता तो शायद जो स्टेट बोर्ड के मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं वो शायद CUET के थ्रू ही आप आ रहे हैं JNU, DU और जामिया जैसे इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में। अगर ऐसा नहीं आया होता तो शायद जामिया में कौन लोग आते थे? इंग्लिश बोलने वाले लोग और इंग्लिश लिखने पढ़ने वाले लोग। कर्पूरी ठाकुर ने उस समय किया था जब इस जो एक बहुत बड़ा धड़ा है समाज का, वो एजुकेशन तक ही नहीं पहुंच पाता था, और अगर किसी तरीके से पहुंच गया तो पता चले अंग्रेजी की वजह से वो फेल हो जा रहा है और हायर एजुकेशन में नहीं पहुंच पाता है। तो उन्होंने इस वजह से हटाया कि ताकि ये बच्चे जो हैं जो हाई स्कूल और 12th तक ही आकर रुक जाते हैं, ये आगे जा सकें। तो उनको आगे इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि इंग्लिश उनकी सबसे बड़ी वजह थी, तो उन्होंने इंग्लिश को हटा दिया ताकि वो, और उसके बाद आप देखेंगे बिहार में एकदम से रेज होता है, OBC SC ST बच्चों का आना शुरू हो जाता है इंस्टीट्यूट के अंदर, स्पेशली। तो ये तो खराब हो गया ना। विश्वविद्यालय में जहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट पहले जाते थे कर्पूरी जी के इस निर्णय के पहले, वहाँ कोई भी किसी तरह पास होकर यूनिवर्सिटी में पहुँचने लगा, वहाँ जातिवादी घटनाएं होने लगी, गुंडागर्दी होने लगी, विश्वविद्यालय का स्टैंडर्ड गिर गया। पहले जो बड़े बड़े विद्वान होते थे, रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोग होते थे, अभी पता नहीं कैसे कैसे लोग आने लगे उनके इस निर्णय के बाद। ठीक है, हमें 1919 के बाद भारत में OBC रिजर्वेशन आता है। 19 के बाद से भारत का अप्लीमेंट हुआ है या डाउनफॉल शुरू हुआ है, ये तो आप कहेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन भी 19 के डिकेड में आया है और रिजर्वेशन भी आया है। तो उसके बाद से भारत का अप्लीमेंट ही हुआ है, हर सेक्टर में उसका डेवलपमेंट हुआ है।
तो ये रिजर्वेशन की वजह से अगर होता कि वो लोग आ रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं या एजुकेशन का डाउनफॉल शुरू हो गया, तो डाउनफॉल दिखना चाहिए था। आज ओबीसी, एससी, एसटी बच्चे हर जगह फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं पीएचडी करने के लिए, या पॉलिसी मेकर हो रहे हैं, आपके जेएनयू में आ रहे हैं, डीयू में आ रहे हैं, जामिया में आ रहे हैं, हम सारे लोग आए हैं उसी के थ्रू। तो ये बेबुनियाद आरोप है। आपकी एक सोशल मीडिया पे एक छवि है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है आप समझ गए मैं सवाल पूछूं। आपका नाम आते ही लोग आपको एंटी यादव कहने लग जाते हैं, क्यों? अब ये उनका मानना है, वो क्यों कहते हैं। मैं तो एंटी यादव नहीं हूँ दिल से, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हम लोग डेली चाय पीते हैं, साथ में वो खाना खाते हैं। लेकिन कोई तो बात है ना, ये स्पेशली ये बात है कि जैसे हमारे वहाँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो वहाँ पर हमेशा सपा और बसपा की सरकार रही है। तो जो सपा की जब भी सरकार रही तो आप देखेंगे कि कास्ट सेंसस नहीं है। इसके बाद भी अगर मैं कहूँ कि उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से जो एम्पिरिकल नॉलेज या एम्पिरिकल डेटा है उसके भी प्रोपोर्शन के हिसाब से ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में आ जाता है। अगर आप उस समय अगर सपा की गवर्नमेंट आएगी तो आप देखेंगे पुलिस थाने में, और कोर्ट कचहरी में आपको ज़्यादातर यादव दिखेंगे। और वो क्या करते हैं कि दूसरी और जातियाँ ओबीसी के उनके साथ शोषण करते हैं। तो और जो 2012 और 17 की जो गवर्नमेंट है अखिलेश यादव की, उसमें ये ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या है, वो उनको मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, और उसी की वजह से वो गवर्नमेंट भी जाती है। एक परिवर्तन तो है ही है, 2014 से शुरू हो गया था, लेकिन मेन कारण था कि अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे काम किए, इसके बाद भी वो सरकार गिर गए। उसका मेन कारण था कि जातिवाद। तो इस वजह से मैं ओबीसी के अंदर, हमारे वहाँ 2 ही जातियाँ सबसे ज़्यादा अप्लीमेंट हुई हैं ओबीसी के नाम पर, यादव, कुर्मी, इसके बाद कोयरी। तो मैं यादवों को ज़्यादा टारगेट करता हूँ, इसलिए उनको लगता है कि मैं उनका विरोधी। क्यों टारगेट करते हैं, जरा फिर से स्पष्ट कर दीजिए। टारगेट इसलिए करता हूँ कि जैसे वो ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं, तो ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस लाना चाहते हैं। हमारा जो भी अधिकार होगा या हमें जो भी मिलेगा वो ओबीसी के ही दायरे में मिलेगा। तो उसमें जब आप पुलिस स्टेशन में देखेंगे कि फिजिकल वायलेंस और स्ट्रक्चरल वायलेंस, मैं ब्राह्मणों को मानता हूँ कि वो स्ट्रक्चरल वायलेंस करते हैं, लेकिन फिजिकल वायलेंस वो नहीं करते हैं, बहुत कम। ये यादव क्या करते हैं, वो फिजिकल वायलेंस में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। अगर कुछ नहीं हो रहा, अब फिजिकल वायलेंस की वजह से होता क्या है कि वो जो गांव में रहता है वो सीधे इनसे दुश्मनी मानता है, और ये अपना धीरे धीरे विश्वास खो दिए, और सरकार जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं वो इनके खिलाफ वोट करना शुरू की। और केवल अति पिछड़ी जातियाँ नहीं, दलितों में भी बहुत सारी जातियाँ जो इनके खिलाफ वोट करती हैं। तो इस वजह से मैं उनको टारगेट करता हूँ। और जब मैं पैदा हुआ 1995 में, उससे पहले क्या था यूपी में मुझे नहीं पता, लेकिन 1995 के बाद मैं देख रहा हूँ कि सोशल जस्टिस वाली ही सरकारें रहीं, तो मैं हमेशा उनको क्रिटिसाइज़ करूँगा, मैं उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ। अति पिछड़ा पे आपने कहा कि जितना हिस्सा, राजनीतिक हिस्सा, सामाजिक हिस्सा सपा सरकार में या बसपा सरकार में मिलनी चाहिए थे, नहीं मिल पाई, ऐसा आपका कहना है। और आप ये भी कह रहे हैं कि ये सपा के विरुद्ध वोट करने लगे अति पिछड़ा। भाजपा के बहुत सारे जो नेता हैं वो भी इस बात को फैलाते हैं कि भाजपा का वोट बैंक है अति पिछड़ा। क्या आपको सच में लगता है कि अति पिछड़ा भाजपाई हो गया है? नहीं, अति पिछड़ा भाजपाई नहीं हुआ है, और वोट बैंक है, ये सच है। और वोट बैंक क्यों है, उसके हिस्टोरिकल कई सारे फैक्ट्स हैं। मैंने जो अभी एक बताया उसमें एक ये फैक्ट था। और अगर इस तरीके से देखा जाए, जैसे मैं सोशल मीडिया पे जब लिखता हूँ तो बोलते हैं कि चौरसिया, दांगी और कई सारी ऐसी जातियाँ ये तो बीजेपी को वोट करती हैं, तो इनको इसलिए टिकट नहीं मिलता है। तो मैं उनको यही आर्गूमेंट देता हूँ कि अगर ठीक है ये लोग बीजेपी को वोट करते हैं इसलिए आप उनको टिकट नहीं देंगे, तो आपको पता है कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा बीजेपी को वोट करता है, ठाकुर, छत्री वो सबसे ज़्यादा बीजेपी को वोट करता है। ऐसी बहुत सारी सवर्ण जातियाँ, इवन कुर्मी भी ओबीसी के अंदर सबसे ज़्यादा बीजेपी को वोट करता है। ठीक है, तब उनको आप सबसे ज़्यादा टिकट क्यों देते हैं? तब आप ये आर्गूमेंट क्यों लेकर नहीं आते हैं कि ये लोग बीजेपी को वोट करते हैं इसलिए हम इनको टिकट नहीं दें? अभी भी जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, आप सपा का देखेंगे सबसे ज़्यादा कुर्मी को टिकट दिया है, तो क्यों उनको दे रहे हैं? तो यही हम लोगों के आर्गूमेंट होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके प्रिय नेता जिन पर आपने किताब लिखी है, तो 2024 में भारत रत्न दिया, बल्कि शुरुआत ही उनसे की। क्या भाजपाइयों के बीच में या भाजपा सरकार में अति पिछड़ों के प्रति विशेष प्रेम है? नहीं, ऐसा प्रेम तो नहीं है। अगर होता तो बहुत सारी पॉलिसी हम लोग पहले से डिमांड कर रहे थे कि रोहिणी कमीशन लागू कर दीजिए, नहीं हुआ। हम बोल रहे हैं कि स्पेशल पॉलिसीज़ लेकर आइए, या लोहिया का जो सिद्धांत है, अवसर का सिद्धांत, तो ये बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन है ये ग्रुप।
तो इनके लिए आप स्पेशल पॉलिसीज़ लेकर आइए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेकर आइए, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ लेकर आइए, जो लेकर नहीं आते। तो कोई प्रेम नहीं है। स्पेशली ये डर वहाँ से शुरू होता है जब नीतीश कुमार ने कास्ट सर्वे करवाया, और कास्ट सर्वे में जो करवाया तो पता चल गया कि 36, आप कह सकते हैं नियर अबाउट 37% जो पॉपुलेशन साइज है वो अति पिछड़ों का है। और वहाँ से पहले से पिछड़ा और अति पिछड़ा की पॉलिटिक्स चल रही थी। अगर होल में देखें तो पिछड़ा वर्सेज अगड़ा की पॉलिटिक्स चल रही थी। तो अब उन्होंने देखा कि जो यादव और कुर्मी जो वहाँ का है, कुर्मी जो है वो चला जाएगा नीतीश जी के साथ, और जो यादव है वो लालू जी के साथ या राजद के साथ चला जाएगा। अति पिछड़ा क्या करेगा? और अति पिछड़ा विगत 2014 से लगभग बीजेपी का वोट बैंक बना हुआ है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो इनको लग रहा था कि अब कोई और हमारे पास ऑप्शन बचा नहीं है। इसी बीच में कर्पूरी ठाकुर और सोशल जस्टिस का डिमांड चल ही रहा था। तो ये डर था, जो डर की वजह से उन्होंने क्या किया, अपनी एक तो पहला काम किया कि अपनी आइडियोलॉजी को लेजिटमेसी दिलवाने के लिए सोसाइटी में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। दूसरा, एक जो बहुत बड़ा सेक्शन है बिहार का, और यही लगभग भारत का भी मिलेगा ओवरऑल, कि उसका वोट बैंक उसको देखकर और उसका वोट लेने के लिए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। आपका नाम जैसा कि पंकज चौरसिया आप लिखते हैं, चौरसिया जाति पर यह आरोप है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी होगा, कि चौरसिया जाति भाजपाई है या भाजपा के करीब की जाति है। ऐसा है कि आपका पारिवारिक अनुभव, सामाजिक अनुभव क्या कहता है? नहीं, ये सच है। इसके हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैं। जैसे चौरसिया है, नाई है, बढ़ई है, कुम्हार है, लुहार है, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो एक हिसाब से अगर देखा जाए, ओबीसी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल कैटेगरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाद में पॉलिटिकल, तो आप बना तो दिए, लेकिन ये पूरा हेट्रोजीनियस कम्युनिटी है या हेट्रोजीनियस क्लास है। तो ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो ना तो स्पेशली वो जो ये यादव, कुर्मी या ओबीसी की और जो जातियां हैं, जो लैंड होल्डिंग जातियां इनके साथ हैं, ये ब्राह्मणों के करीब ज़्यादा रही हैं। जैसे आपके घर में, जैसे मैं चौरसिया हूँ, अब मेरा जो ट्रेडिशनल वर्क है, काम है, वो है पान की खेती करना और पान शहर में जाके बेचना। तो अगर अब मान लीजिए कोई ब्राह्मण है और वो कथा, भागवत ये सब कुछ करता है, तो दूसरे कहाँ गया तो वहाँ पान लगेगा। पान कौन लेकर आएगा? चौरसिया लेकर आएगा। तो वो ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती हैं। ये एक कल्चरल और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है। सेकंड, आप देख लीजिए, अगर शादी हो रही है या कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें क्या लगेगा, आपका लकड़ी का कोई बर्तन लगेगा या लकड़ी का कुछ भी सामान लगेगा, कौन लेकर आएगा? बढ़ई लेकर आएगा। लोहे का कोई सामान लगेगा, कौन लेकर आएगा? ये लेकर आएंगे लुहार। सोने का कोई सामान, जेवर बनेगा, तो कौन लेकर आएगा? लुहार, रस्तोगी जिसको सुनार बोलते, वो लेकर आएंगे। तो इनके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ही नहीं, ये बहुत करीब रहे, तो वहाँ से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। दूसरा है, हमारी कम्युनिटी एक ऐसी है कि वो बिजनेस टाइप की भी कम्युनिटी है, क्योंकि एक तो खेती भी करती है पान की, और दूसरा उसको शहर में बेचती है। तो एक ये भी है कि उनके जुड़ाव, और ये जो राइट विंग जो पॉलिटिक्स है या राइटिस्ट जो पॉलिटिक्स है, वो कैपिटलिस्ट प्रो है या कैपिटलिज्म के प्रो में है। तो इनकी जो एक पॉलिसीज होंगी वो कौन सबसे ज़्यादा फेवर करता है? पता चले बीजेपी करती है, तो बीजेपी के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। ये मेरा अपना एनालिसिस है। आपने कहा कि भाजपा के प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री, भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी ने अति पिछड़ों को, बिहार में अति पिछड़ों को प्रभावित करने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया। तो आपके उत्तर प्रदेश में आज तक अति पिछड़ा कैटेगरी या ओबीसी का वर्गीकरण क्यों नहीं किया जा सका? ये तो सवाल सोशल जस्टिस की पार्टी से होना चाहिए। अब मैं कर्पूरी ठाकुर से फिर से शुरू करता हूँ। 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने मुंगरीलाल कमीशन का रिपोर्ट लागू कर दिया। उससे पहले यूपी में जो है छेदीलाल कमीशन 1975 में बना था, उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है, अभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं। उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने 32.5% रिजर्वेशन जो रिकमेंड किया कि ओबीसी को 32.5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसमें 2.5% जो रिजर्वेशन उन्होंने बोला, वो बोला मुसलमानों के लिए, पिछड़े मुसलमानों के लिए। ठीक है, तो वो नहीं हुआ। सबसे बाद में जो कमीशन बनता है जो नेशनल लेवल पर, वो है ये बीपी मंडल कमीशन। तो अब उसमें आप देखेंगे जो बीपी मंडल कमीशन में जो लोग हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी स्टेट के वहाँ के कमीशन के या तो मेंबर रहे हैं या चेयरमैन रहे हैं। आप छेदीलाल साथी को देखेंगे, शिवदयाल चौरसिया को देखेंगे, इवन जो मुंगेरी लाल थे वो भी उस कमीशन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट हुआ करते थे। तो अब अगर 1978 में मुंगेरी लाल कमीशन में ये रिकमेंड किया गया कि ओबीसी रिजर्वेशन को 2 पार्ट में बांट दो, तो उसके बाद वाला जो कमीशन बनना है उसमें ये क्यों रिकमेंड नहीं किया गया, या उनको बीपी मंडल को ये क्यों समझ नहीं आया, जबकि वो भी बिहार से थे, दोनों लोग बिहार से थे।
ये क्यों समझ नहीं आया कि ओबीसी को 2 भागों में बांट दिया जाए, जबकि बीपी मंडल जो कमीशन है, मंडल कमीशन, उसमें एक LR नाइक मेंबर थे जो दलित जाति से थे। उन्होंने भी रिकमेंड किया कि ये, उन्होंने बोला कि बड़ी मछली और छोटी मछली, बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाएगी। मतलब ये मजबूत जातियां हैं, ये छोटी वाली जातियां जो है नंबर्स में कम हैं, ये आर्टिजन्स हैं, इनको आने नहीं देंगे, इनका रिप्रेजेंटेशन सारा यही खा जाएंगे। तो इसके बाद वहाँ पे राम नरेश यादव मुख्यमंत्री रहे, और भी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रही, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है। सब लोगों के जो सामाजिक न्याय का, जो बोलते हैं कि हम सामाजिक न्याय करने आए हैं, ये सारे लोग मुख्यमंत्री रहे। तो इनको ये बांटना चाहिए था, इन्होंने वो काम नहीं किया। अति पिछड़ों के जो बहुत बड़े मतलब समाज में बराबरी का सही मायने में राजनीति में लागू, कम से कम संवैधानिक और चुनावी राजनीति के हवाले से भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े दूरदृष्टा थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आपके प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश से आते थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में, बिहार में, भारत के सभी राज्यों में अपने नेता चुने और उन पर विश्वास जताया। लेकिन आपको लगता है कि कर्पूरी ठाकुर ने आगे बढ़ गए उनके अन्य नेताओं से, जिन्हें लोहिया जी ने नेता माना था, कि उनके विचारों को ये लोग ज़मीन पर उतारेंगे? ऐसा क्या कारण हो सकता है कि बिहार जैसे राज्य में, जिसकी छवि सामंती रही है, वहाँ पर कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ, मतलब ऐसे नेता का जहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग बना और राजनीतिक हिस्सेदारी में एक अच्छा प्रयास किया गया, लेकिन आज तक कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता आपके उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाए, जबकि लोहिया वहीं से थे? क्या कारण हो सकता है? मैं 2-3 कारण समझ पाता हूँ। एक कारण है कि बिहार कहने को तो यूपी का पड़ोसी स्टेट है, लेकिन कई सारे एकदम से, मतलब जो कंपोनेंट से बिल्कुल एकदम से डिफरेंट हैं। जैसे यूपी में आप देखेंगे कि लगभग सभी जातियों के पास ज़मीन है, कम ज़्यादा लेकिन ज़मीन है। हाँ। लेकिन बिहार में आप देखेंंगे पार्टिकुलर भूमिहीनों की संख्या बहुत अधिक हाँ, है। भूमिहीनों की संख्या ज़्यादा है। दूसरा, पार्टिकुलर 1-2 कास्ट के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। मतलब जो गैप है वो ह्यूज गैप है, और जबकि बिहार, यूपी में ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से वहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि जो दूरियां हैं सोसाइटीज़ के बीच में या कास्ट के बीच में, वो ज़्यादा है, इसलिए वहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा है। तो सामंती प्रवृत्ति का हो रहा है, इसलिए वहाँ रिफॉर्म भी ज़्यादा हुए बिहार में कंपेयर टू यूपी के। यूपी में वो इतने रिफॉर्म नहीं हो पाए जो होने चाहिए, क्योंकि ज़मीन सबसे बड़ा इशू अभी भी ज़मीन है, कि ज़मीन को मतलब माता मानना। तो ज़मीन के इशू जो है बड़े इशू होते हैं। इस वजह से वहाँ पे ओबीसी पॉलिटिक्स ज़्यादा उभर कर आई मुखर होकर, और उत्तर प्रदेश में नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या कई सारे समुदायों या जातियों के बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मतलब उनके साथ उठना बैठना है तो कैसे वो उनके साथ खिलाफ जाएंगे, जबकि ये बिहार में है। ऐसा मैं समझ पाता हूँ। और अति पिछड़ों का नेता ये तो बाद में बनाया गया कर्पूरी ठाकुर को, वो पहले पिछड़ों के नेता हैं। वो किसके वोट से जीत के आते थे? जिस कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस जहाँ से चुन के आते थे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका वोट होता था? यादवों का वोट हुआ करता था, और यादव उनको खूब वोट करते थे। तो उससे पहले तो पिछड़ों के नेता थे। जब उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया, तब उनको अति पिछड़ों का नेता कहकर संबोधित किया गया, और उनको अति पिछड़ों का आइकॉन बनाना शुरू कर दिया गया, और वो हो भी गए लगभग। लेकिन आपको लगता है उनको सीमित किया जा रहा है? बिल्कुल। ये सारे महापुरुषों के साथ, जैसे अम्बेडकर को आप दलितों का नेता घोषित कर देना, या ऐसे बहुत सारे नेता हैं, चाहे फूले हों, सबको क्या है कि एक दायरे में बंद कर देना है। तो वही काम उनके साथ भी हुआ कि उनको अति पिछड़ों का नेता घोषित कर, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता ये, और करना भी नहीं चाहिए किसी को। भारत के संसद में EWS जब पास हो रहा था, तो बिहार में सबसे ज़्यादा चहल पहल थी राजनीतिक हलकों में। उसका कारण था कि बिहार की राजनीति में यह चर्चा थी कि जो पहली बार पूरे भारत में सवर्णों को आरक्षण देने का अगर किसी ने बात की थी, तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि 3% आरक्षण सवर्णों को भी दिया जाना चाहिए, जो पीड़ित हैं, जिनके अन्य कारणों से पीछे रह गए हैं समाज के विकास में, और जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने EWS के नाम से, हालांकि EWS में बहुत खामियां हैं, बहुत त्रुटियां हैं, और नरेंद्र मोदी ने लेकिन पास कर दिया। तो जैसा कि कर्पूरी ठाकुर को आपने पिछड़ों का नेता कहा, अभी जो मैंने 3% उदाहरण दिया, तो सवर्णों के नेता भी होने चाहिए थे, लेकिन अंततः उन्हें सिर्फ अति पिछड़ों का नेता बना के पेश किया जा रहा है। फिर भी आपको क्या लगता है कि वर्तमान राजनीति में, जहाँ
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद अति पिछड़ा केंद्र में आ गया है, विमर्श केंद्र में आ गया है। क्या योगी आदित्यनाथ अति पिछड़ा जैसा कोई कैटेगरी राज्य में कम से कम बनाने की स्थिति में दिख रहे हैं? कोई चुनावी मुद्दा कुछ भी है आपको लग रहा है आपके यहाँ है? ये स्पेशली बीजेपी के लिए ज़्यादा मतलब फायदे का सौदा है, अति पिछड़ा जैसा कॉन्सेप्ट लेकर। लेकिन वो तो कहीं नहीं बोल हाँ, रहे लेकिन बोल नहीं रहे। नहीं, ये 2014, मुझे ईयर ठीक से नहीं याद है, ये योगी आदित्यनाथ ने उन 17 जिन पे मेरा काम है उनको शेड्यूल कास्ट का, वो स्पेशली वो जो 17 जाति हैं वो शेड्यूल कास्ट का भी डिमांड कर रही हैं, तो उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दे दिया। अब ये मामला है कॉन्स्टिट्यूशनल। अब कोई स्टेट किसी क्लास को कैटेगराइज कर सकती है, लेकिन नीचे से लाकर ऊपर नहीं कर सकती, ऊपर से लाकर नीचे नहीं कर सकती। तो उनको क्या किया, वो जातियाँ जो हैं वो ओबीसी की हैं, उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दे दिया। कई लोगों के वो सर्टिफिकेट भी इशू हो गए, बाद में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। तो जैसे सामाजिक न्याय मंत्रालय जब उनके पास था, ओपी राजभर के पास, तो राघवेंद्र कमेटी का गठन किया गया। राघवेंद्र कमेटी का रिकमेंडेशन था कि इसको 3 पार्ट में 9-9-9 करके बांट दो। बांटने का तब किसी भी जो अपोजिशन, जो सामाजिक न्याय के जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने भी उसका समर्थन नहीं किया और वो राजभर को वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। तब चुनाव होना था 2019 का लोकसभा का। उस समय आप उनकी लैंग्वेज देखेंगे अनुप्रिया पटेल की किस तरह की है कि हम अगर मतलब वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी ने ऐसा कुछ किया तो हम अपना अलायंस खत्म कर लेंगे, इस तरह की उनकी लैंग्वेज थी। मतलब अति पिछड़ों के विरोध में उन्होंने बोला। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी जो रोहिणी कमीशन लागू नहीं हो रहा है, तो ओबीसी के नाम पर सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में किसके एमएलए और सांसद हैं? कुर्मियों के हैं सबसे ज़्यादा नंबर्स में, यादव के इतने नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है यूपी और बिहार में नॉन यादव और नॉन जाटव, मतलब यादव और जाटव के खिलाफ है। तो यादव के तो नंबर्स नहीं है, कुर्मियों के सबसे ज़्यादा नंबर। तो सबसे ज़्यादा जो विरोध करने वाली जातियाँ हैं वो कुर्मी और यादव और कोयरी। आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, और एक तरीके से आपकी इस बात को लोग सुनेंगे तो उन्हें पसंद नहीं आएगी। आप ये कह रहे हैं कि अति पिछड़े की राजनीति पर अगर कोई सबसे ज़्यादा हमला कर रहा है उत्तर प्रदेश में कम से कम, तो वो कुर्मी जाति है, क्या आप ये कह रहे हैं? मुखर होकर अगर ओरली अगर देखा जाए तो यादव, और अगर स्ट्रक्चरली तो कुर्मी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अति पिछड़ा का मुद्दा इसका मतलब पिट गया, ख़त्म हो गया? नहीं, बिल्कुल ये मुद्दा पिट नहीं गया है। अभी क्या गया, इस मुद्दे को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर इसको डाइल्यूट किया गया है। लेकिन ये मुद्दा अभी आप देखेंगे ट्विटर पे जाएंगे या सोशल मीडिया पे जाएंगे तो ट्रेंडिंग में है कि रोज़ ट्रेंडिंग चलता है कि रोहिणी कमीशन लागू करो। विश्वकर्मा योजना आई, वो बोलते हैं हमें विश्वकर्मा योजना नहीं चाहिए, हमें रोहिणी कमीशन चाहिए। राजस्थान में बड़ी तेज़ी के साथ अशोक गहलोत ने इसको सब कैटेगराइज किया, लेकिन वो कर दिया, उसके बाद उनकी सरकार गिर गई, 6% अति पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया। तो ये मुद्दा क्या है कि ये फिर से आएगा, अभी ये चुनाव हो जाने दी, इसके बाद फिर से गरमाएगा। और जैसे जब बीजेपी कमज़ोर होगी वो अति पिछड़ों पर ही दांव लगाएगी। तो क्या अति पिछड़ों की पहली जिम्मेदारी हो कि बीजेपी को कमज़ोर करें? हमें लगता है कि ये तो इंडिविजुअल, मैं कहता हूँ कि मैं वोट नहीं देता हूँ, लेकिन मैं सोसाइटी का एडवोकेसी कैसे कर सकता हूँ कि आप वोट मत दीजिए। उनका वोट है, वो जिसे मन करे उसे वोट दें। अगर उनको लगता है कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, या उनको लगता है कि ये इन सामाजिक न्याय वाली जो पार्टियाँ इनके खिलाफ जाके वोट करेंगी तभी इनको कुछ मिलेगा, और तब क्यों मिलेगा, या तो बीजेपी देगी या अपने अंदर ये रिफॉर्म लेकर आएंगे। जैसे अभी देखेंगे इस 10 साल में कितना रिफॉर्म आया है। एक तो पूरी जो नेशनल पॉलिटिक्स है ओबीसी मय हो गई है, तो इसको तो क्रेडिट बीजेपी को देना पड़ेगा। अब ओबीसी मय पॉलिटिक्स हुई तो उसमें ईबीसी पॉलिटिक्स भी आ रही है, ये भी अब उसकी वजह से क्या है, आप यूपी के अंदर देख लीजिए, जो पार्टीज़ सोशल जस्टिस वाली पार्टीज़ हमेशा यादव कुर्मियों को सबसे ज़्यादा टिकट दे रही थी लोकसभा का और विधानसभा का, इस बार उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। इस बार अति पिछड़ों को, निषादों को ठीक ठाक संख्या में टिकट दे रही हैं। तो ये चेंजेस आया तो है ना, तो इस समय के साथ चेंजेस आएगा। कभी कभी कहते हैं हम विरोध करते हैं, वोट किसी को दे देते हैं तो उसका चेंजेस दूसरी जगह दिखना शुरू होता है। तो दूसरी जगह दिख रहा है, जो कांग्रेस रिजर्वेशन का विरोध करती थी, आज वो जितनी आबादी उतना हक जैसा नारा लगा रही है। तो ये चेंजेस किस वजह से आया है? अति पिछड़े समाज से जो नेता उभर रहे हैं, और बिहार में भी जो नए नेता उभरे हैं, मुकेश साहनी जैसे लोग, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी, भले ही ये उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा राजनीति जैसा कुछ नहीं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की एक छवि बन गई है, कहीं ना कहीं उनमें देख रहे थे। अति पिछड़े वर्ग से उभरे हुए नेताओं पर एक बड़ा आरोप है कि ये बिना पेंदी के हैं, और ये कहीं भी पलटी मार जाते हैं। ये कभी मन होता है तो सपा चाहते हैं, कभी बसपा जाते हैं, कभी भाजपा की सवारी करने लगते हैं। यही हालत मुकेश साहनी के भी है, और इसीलिए जो एक बड़ा पिछड़ा समाज है जो कहता है कि हम समाज के
विकास के लिए काम करते हैं। राजद है अपनी जगह पे मजबूत है, सपा बसपा है अपनी जगह पे मजबूत है, वो भाजपा के हाथों बिक नहीं जाता है। ऐसी तमाम प्रकार के सवाल अति पिछड़ी समाज को रिप्रेजेंट करने वाले नेताओं पे पूछे जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? एक तो मैं वो जो लोग आरोप लगाते हैं कि वो अति पिछड़ों के नेता हैं, मैं तो ऐसा नहीं मानता कि वो अति पिछड़ों के नेता, वो अपनी जात के नेता हैं और अपने घर और परिवार के नेता हैं। हालांकि अगर ईबीसी की पॉलिटिक्स करें तो इनके दिमाग में इन अति पिछड़े, कर्पूरी ठाकुर का एक लाइन है जो मैंने अपने किताब में पहले ही पेज पर लिखा है कि वो इन जातियों को तनहीन, मनहीन और अर्थहीन बोलते थे। ये जातियाँ तनहीन है, मनहीन है और अर्थहीन है। तो सेम इन पे लागू होता है, इन जातियों पे। अगर इनका दिमाग में हमेशा रहता है कि हम बस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिल जाए, बस उतने में ख़त्म। अगर ये अपना विजन बड़ा कर लें तो ये मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुकेश साहनी में भी वो कैपेबिलिटीज़ है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इनकी सोच बस इतनी है कि हम अपने जात की लीडरशिप करना है और जात की एडवोकेसी करके कुछ टिकट मिल जाए और हम कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए या सांसद बन जाए, बस बात खत्म। तो मैं इनको अति पिछड़ों का नेता नहीं मानता हूँ। दूसरा, जो बिकने की बात है, कह रहे हैं कि ये बिक जाते हैं, तो अभी कौन सी ऐसी जातियाँ हैं जो नहीं बिक रही हैं? जिसकी जितनी हैसियत होगी उसी हिसाब से तो बिकेगा। अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मेरा वैल्यू क्या होगा? मेरा वैल्यू होगा कि मैं कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँ, तो उसके लिए मैं संघ की शरण में चला जाऊँ या बीजेपी की शरण में चला जाऊँ या कोई नेता पकड़ लूँ आरएसएस बीजेपी का, वहाँ चला जाऊँ। तो मेरी हैसियत है कि ये बिकने की असिस्टेंट प्रोफेसरशिप है। अब जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं या जो अति पिछड़ी जाति के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी हैसियत क्या है? वो एक एमएलए और विधायक और एमपी के लिए बिक सकते हैं, तो वो वहाँ बिक जा रहे हैं। तीसरा, जो मास देखे अति पिछड़ों का या अति पिछड़ों का जो पॉपुलेशन है, वो उनकी नीड क्या है? उनकी नीड है खाना रोज़ का, तो 5 किलो राशन पे उनको बोल दिया जाता है कि बिक जा रहे हैं, तो आप उसको बिकना कहते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे ओबीसी के नाम पर जो अभी ड्यू के अंदर वैकेंसीज हुई हैं, उसमें ओबीसी के नाम पर किन जातियों का सिलेक्शन हुआ है? और आप ये भी आरोप लगाते हैं कि इस गवर्नमेंट में सब कुछ पैसा देकर और संघ की शरण में जाकर होता है। तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप पैसा दिए हैं जो कबूल नहीं करेंगे कैमरे पे या कहीं पे भी, और या तो आप संघ की शरण में गए हैं, वो भी आप कबूल नहीं करेंगे। लेकिन दोनों में से कोई तो बात एक सच है। साथियों, आप बहुत ही बेबाकी से सुन रहे थे। अपने बेबाकीपन के लिए जाने जाने वाले युवा स्कॉलर पंकज कुमार उर्फ पंकज चौरसिया जी को। इनसे आखिरी अब सवाल मैं आज का पूछ लेता हूं, जो एक मेरे मित्र हैं। अब मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर है, यहाँ पर जाति के प्रश्नों को बहुत ही बेबाकी से पूछते हैं। यह सवाल मैं गंभीरता से नहीं बल्कि विनोद प्रियता से पूछूंगा। इत्तेफाक से वो भी चौरसिया जाति के हैं। उनका सवाल है, उनके यादव मित्र उनको अक्सर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि देखो दीपक चौरसिया क्या कर रहा है, दीपक चौरसिया क्या कर रहा है, भाजपा की गोद में बैठा है, ऐसी भाषा में बोलते हैं। लेकिन मेरे उस मित्र जो हैं, जो चौरसिया हैं, उनका कहना है कि ये लोग मुझे गाली बकता है तो दीपक चौरसिया का नाम ये भी तो कह सकता था कि देखो अतुल चौरसिया कितना सरकार के साथ लोहा ले रहा है, उस पर हमले हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगा अब इस तरह से तो देखिए तो बहुत सारे बीजेपी हैं समाजवादी पार्टी में लीडर, लेकिन वो काम बीजेपी का कर रहे हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे लीडर, आप दिल्ली में रहते, हम भी रहते, आप जानते होंगे, हम भी जानते हैं। तो होता ना कि जिसकी इमेज जो हम पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसा एक करैक्टर ढूंढ लाना जिसके बिहाफ पे सारे उस सोसाइटी को देखना। तो मैं तो इंडिविजुअल, मतलब मैं अगर उनके खिलाफ लिख पढ़ रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों देख रहे हैं कि मैं यादव विरोध हूँ, या मेरी वजह से सारे चौरसिया को वो क्यों देख रहे हैं? और जो ज्ञान आता है वो एक दिन में नहीं आता। हो सकता है यहाँ पे बुद्ध भी हुए, अम्बेडकर भी हुए, गांधी भी, उनका कहने का है कि जब जो आज मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है, कल जो मैंने बोला था वो गलत हो सकता है। तो मुझे आज के बिहाफ पे मेजर किया जाए, तौला जाए, ना कि कल जो मैं था उसके बिहाफ पे। और मेरी वजह से हमारी जात को या किसी के जात को भी ऐसे नहीं देखना चाहिए। पूरे देश में अति पिछड़ा वर्गीकरण छोड़ दीजिए, यूपी में आपको लगता है कितने वर्षों के भीतर अति पिछड़ा कैटेगरी आ जाएगा? कुछ अनुमान? जी, मैं एक किताब है आपके बिहार से, प्रसन्न कुमार चौधरी और श्रीकांत का, बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम, मैंने वहाँ से पढ़ा है। और मैं वहीं से सबको ये जब बोलता हूँ कि आप अति पिछड़ों के लीडरशिप करते हैं, उनके लिए बोलते लिखते हैं, तो बीजेपी से कह दीजिए कि कर दें। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने वहाँ से जो पढ़ा है कि कोयरी, कुर्मी और कोयरी, अहिर, हाँ। इन 3 जातियों का संघर्ष 100 साल पुराना है। हाँ। तो जो आज स्थिति दिख रही है अहिरों की, कुर्मियों की और कोयरियों की, वो आज जो है उसका कारण है कि 100 साल उन्होंने स्ट्रगल किया है। तो इस ज़माने में जब टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, बहुत तरह के यंत्र हैं और बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन तक हमारा एक्सेस है, सोसाइटी का एक्सेस है विदिन 1 सेकंड में, तो उनको 100 साल लगा है, तो मुझे लगता है मुझे 50 साल तो लगेगा ही।
और शायद 50 साल भी ज़्यादा कम हो सकता है, 60 साल भी लग सकता है। तो ये आएगा और कैटेगराइजेशन तो होगा और सेंसस के पहले होगा। साथियों, आप मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर देखते रहिए। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे और तमाम राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर हम यूं ही अपने दर्शकों के लिए आपका इंटरव्यू लेते रहेंगे। आप यूं ही हमारे चैनल के इंटरव्यू देते रहिए। थैंक यू। साथियों, फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।